बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदेद। पंजाब के सीनियर वज़ीर अलीम ख़ान साहब को नैब ने गिरफ़्तार कर लिया है और उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा भी दे दिया है। और ये कहा जा रहा है कि इस गिरफ़्तारी के बाद नैब की गैर जानबदारी साबित हो गई है। तो नैब की तो गैर जानबदारी साबित हो गई, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को अलीम ख़ान की गिरफ़्तारी का फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, ये बहुत अहम सवाल है। क्योंकि कहा जा रहा है कि अभी कुछ मज़ीद सियासतदानों की गिरफ्तारियां भी होनी हैं। पता नहीं उनका ताल्लुक हुकूमत से है या अपोजिशन से है। आज जो नैब ने कुछ प्रेस रिलीज़ें जारी की हैं उसके मुताबिक वो एक और वाइस चांसलर जो हैं वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान के, उनको भी गिरफ़्तार कर रहे हैं। एक नेवी के सीनियर अफसर हैं, उनके ख़िलाफ़ भी उन्होंने कार्रवाई का फ़ैसला कर लिया और कुछ सियासतदान जो उनके ख़िलाफ़ भी इंक्वायरियाँ चल रही हैं। तो ये जो सूरत हाल बन रही है, इस पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब तारक बशीर चीमा साहब, वफाकी वज़ीर बराए हाउसिंग एंड वर्क्स, और उनके साथ हैं जनाब मलिक मोहम्मद आमिर डोगर साहब, MNA है तहरीक इंसाफ के। अब आप परेशान ना हो कि दोनों बंदे हुकूमत के क्यों हैं। दोनों हुकूमत में है लेकिन पार्टियां मुख्तलिफ हैं, और इनको क्यों आज हमने जहमत दिया इसकी वजह आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगी। लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मियाँ जवेद लतीफ़ साहब, मुस्लिम लीग नून के MNA हैं। और खैरपुर में मौजूद हैं मोहतरमा डॉक्टर नफीसा शाह साहबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकन कौमी असम्बली और सेक्रेटरी इतलात। मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ तारक बशीर चीमा साहब। ये जो अलीम खान साहब को गिरफ़्तार किया गया है, तो इससे आपको लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? देखें जी, इसमें फ़ायदा तो मुझे बज़ाहिर कोई नज़र नहीं आ रहा कि इमरान खान साहब की ज़ात को क्या फ़ायदा होना है। उनकी पार्टी के एक सीनियर वज़ीर हैं, वो गिरफ़्तार हुए हैं, करप्शन चार्जेस पर गिरफ़्तार हुए हैं, राइट और रॉन्ग। लेकिन मेरे ख़्याल में ये फ़ायदा ज़रूर होगा वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को, कि वो उनका जो एक स्टांस था कि भाई ये चाहे हमारी पार्टी के लोगों को गिरफ़्तार करें, चाहे अपोजिशन को गिरफ़्तार करें, नैब इंडिपेंडेंटली काम करे, तो वो मेरे ख्याल में इस हद तक तो वो क्लेम करेंगे कि भाई मेरा सीनियर वज़ीर गिरफ़्तार हुआ है, मैंने मदाखलत नहीं की। और बाकी लोग जो हैं वो जो वावेला कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, वो मेरे ख्याल में इस हद अच्छा तक चीमा ज़रूर। साहब, नैब की प्रेस रिलीज़ कहती है कि अलीम खान साहब जो हैं वो आमदन से ज़्यादा असासे बनाने के जुर्म के मुर्तकब हुए हैं। इसी तरह का इल्ज़ाम चौधरी परवेज़ लाई साहब पे भी है और उनके खिलाफ भी नैब इंक्वायरी कर रही है। कोई आपको खतरा नजर आता है कि उनको भी गिरफ्तार किया देखें जा जी, सकता ये तो मेरा ये कहना कबल अज़ वक्त होगा मीर साहब कि ख़तरा है या नहीं है या क्या है। ये जो लफ्ज़ है ना, एक लिविंग बियॉन्ड मीन्स, मैं मतलब बड़ा डर के बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं कमज़ोर आदमी हूँ, मैं इतना ताकतवर आदमी नहीं हूँ। ये चार्जशीट अगर आप चेयरमैन नैब को सर्व कर दें ना कि यू आर लिविंग बियॉन्ड मीन्स, मेरे ख्याल में काफ़ी मुश्किल होगा उनके लिए इसको जस्टिफाई करना। क्यों कि ये एक ऐसा फ़िक्रा है, ये एक ऐसा लफ्ज़ है कि आदमी देखे ना, लिविंग बियॉन्ड मीन्स क्या है। चौधरी परवेज़ लाई साहब की आपने बात की, उनको लाहौर ने बुलवाया, जितनी दफ़ा DG नैब ने, लाहौर ने, जिसने भी बुलाया है वो गए हैं। जो जो उन्होंने तलब किया है वो वो रिकॉर्ड मुशर्रफ के दौर से केस चल रहा है वो मुशर्रफ के दौर से चल रहा है और मतलब चल रहा है, बस इस पे हम और कमेंट्री नैब ने उनकी कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स गायब कर दिए हैं। नहीं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स गायब नहीं किए, उन्होंने रिकॉर्ड मांगा था। अब ये जब बुलाया था कि जी आप ये यू आर लिविंग बियॉन्ड मीन्स और ये चीज़ें आप रिकॉर्ड दें, तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया था जी कि रिकॉर्ड तो 2000 का आपके पास पड़ा हुआ है, वो अभी तक तो हमें वापस नहीं मिला। जब वो मिलेगा तो उसमें से, हाँ, अगर आपने भी कहीं गुम कर दिया है फिर हमें 2 4 6 महीने दें ताकि हम उसकी डुप्लीकेट अटेस्टेड कॉपीज़ निकलवाएं। तो बेसिकली देखें, हमें नैब के काम पे, नैब की कारकर्दगी पे मेरी ज़ात को तो कम अज़ कम इसलिए एतराज़ नहीं है कि यार आखिर किसी ने तो करप्शन को पकड़ना है कि नहीं पकड़ना। ठीक है। मीर साहब, अब हम करते क्या हैं, मैं सुबह गिरफ्तार हो जाऊंगा ना तो मेरी पार्टी के लोग, मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, मेरे साथी कहेंगे जी बड़ा जुल्म हुआ है जी तारिक बशीर। अब देखें किसने यार इतना कर्जा इस मुल्क पे चढ़ गया, किसने खाया। अलीम खान है। नहीं, नॉट अलीम खान। हाँ। मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ अलीम खान ने तो फिर एक अच्छी रवायत डाली है यार। उसने अच्छी रवायत डाली है कि वो इस्तीफा देकर घर चला गया या गिरफ्तार हो गया कि भाई मैं अगर क्लीन चिट मुझे मिल गई तो मैं वापस आ जाऊंगा, क्लीन चिट नहीं मिलेगी तो इस मुल्क में कौन वाकिफ बनता है। मुसीबत में फंसे हुए आदमी का कोई आदमी वाकिफ नहीं बनता इस मुल्क में। अच्छा, अब आमिर डोगर साहब ये बताएं कि आपकी पार्टी MNA है नूर आलम, पिशावर वाले, जानते हैं ना आप उनको? जी जी। वो कोई एक बिल बना के बैठे हुए हैं नैब के कानून में तब्दीली का। पता नहीं पार्टी की पॉलिसी क्या है, लेकिन वो अक्सर
सलाह मशवरा करते रहते हैं अपने साथियों के साथ, अपनी पार्टी के साथियों के साथ, अपोजिशन के साथियों के साथ। अरकान पार्लियामेंट में ये राय क्यों पनप रही है कि नैब का जो कानून है इसमें तब्दीली होनी चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, पहले तो मैं अगर इजाज़त दें तो अलीम खान साहब की गिरफ़्तारी है, उस पर बात करूं कि अलीम खान साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत स्ट्रगल है, बड़ी उनकी कुर्बानियाँ और जद्दोजहद शामिल है। मेरी आज की उनकी गिरफ़्तारी समझ से बालातर है कि 2 साल से वो बाकायदा नैब की हरपेशी पे जा रहे थे। जो कुछ नैब ने उनसे मांगा उन्होंने ये दिया। मेरी समझ से बाहर है कि आज उन्हें अचानक क्यों गिरफ़्तार कर लिया और एकदम ये मौसम बनाया जा रहा है, माहौल बनाया जा रहा है सियासतदानों के ख़िलाफ़ गिरफ़्तारियों को। लेकिन आज उन लोगों को, बिलखसूस चौधरी साहब सुन रहे हैं, जवाब मिल गया जो कहते थे कि सियासी लोगों को, अपोजिशन के लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है, चाहे इमरान खान वज़ीर आज़म के कहने पे। तो फिर मैं ये समझता हूँ कि आज अलीम खान को गिरफ़्तार किया गया नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के कहने पे। हम इंसाफ के तमाम तकाज़ों पर यकीन रखते हैं, कानून सब के लिए है, इंसाफ सब के लिए है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आखिर नैब आजकल ही कुछ महीने से ही उनकी गाड़ी इतनी तेज़ क्यों हो गई है। और अगर ये आज अलीम खान की गिरफ़्तारी हुई है तो आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ और भी बड़ी सियासी गिरफ़्तारियाँ होंगी। और हम तो इस बात पर यकीन रखते हैं कि एहतसाब एक क्रॉसली बोर्ड होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक आपने नूर आलम खान साहब की बात की, तो बहुत सारी तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं नैब की इस प्रोसीडिंग में, उसके जो इस वक्त कानून राइज हैं उसके अंदर। और पार्लियामेंट का काम ही यही है कि हर वक्त ज़रूरत रहती है कि इम्प्रूवमेंट लाई जाए लॉज में। जैसे 60 दिन का रिमांड है कि अगर 302 का मुलज़म है आप उसको तो 14 दिन का रिमांड देते हैं और उसको 60 दिन का देते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो नूर आलम साहब के बिल में है, मैंने वो बिल स्टडी किया है। पिछले प्राइवेट मेंबर डे पे मंगल को जो पिछला इजलास था वो एजेंडे में शामिल था, लेकिन वो नहीं हाउस में हो सका, इजलास ख़त्म हो गया और वो दोबारा फिर लाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर ऑपोजिशन नहीं ला रही, बिल हुकूमत की तरफ से आ रहा है। नहीं, इसकी रिव्यू की ज़रूरत है जी। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, मैं बतौर चीफ विप जो है, मेरी नूर आलम से बात हुई है कि इसके ऊपर अपोजिशन भी बात करे और पार्लियामेंट का काम ही डिबेट करना है और डिबेट करे। ऐसा नहीं कि भी पार्लियामेंट को प्रेशराइज करना चाहती है नैब पे, लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं उनकी बियॉन्ड द लिमिट है, उनको भी लिमिटेड होना चाहिए। जी जवेद लतीफ़ साहब, आपने आमिर डोगर साहब की बात सुनी है, उन्होंने कंफर्म किया है कि नूर आलम खान साहब पीटीआई के एमएनए हैं, वो एक बिल लाना चाह रहे हैं जिसके तहत नैब का जो कानून में उसमें तब्दीली होनी चाहिए। तो अलीम खान साहब की गिरफ्तारी से पहले वो ये बिल जो है वो बना चुके हैं। आप इस बिल की हमायत करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं, देखें, बिल की हमायत तो यकीनन हम करेंगे, मगर मैं एक गुजारिश कर दूं अपना हामिद मीर साहब, मैं आज भी जिस तरह अपोजिशन के दीगर लोगों की गिरफ़्तारी पर हम लोग मजम्मत करते थे कि ये इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं किए गए, आज भी मैं मजम्मत करता हूँ अलीम खां की गिरफ़्तारी पर। क्यों? मैं ये समझता हूँ कि देखें, अलीम खां के ख़िलाफ़ ना तो रेफरेंस दायर किया गया, ना अलीम खां के ख़िलाफ़ को नए शवाहिद आए। 1 साल से वो नैब में पेश हो रहे हैं। तो यकायक ये ज़रूरत क्या थी? ज़रूरत इस बात की थी हामिद मीर साहब, मैं समझता हूँ कि ये मुकम्मल तौर पर इंतज़ामी, सियासी और इंतकामी एक्ट था। कैसे? मुझे ये कहने की इजाज़त दें कि आप ये देखें इसकी टाइमिंग, आप ये देखें कि जब 2018 के इंतखाबात के बाद ये फेवरेट कैंडिडेट थे पीटीआई की तरफ से प्राइम मिनिस्टर के लिए, चीफ मिनिस्टर के लिए, तो इनके खिलाफ एकदम से नैब का प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाती है, इनको नोटिस आता है और ये उस रेस से बाहर हो जाते हैं। आज जब उस्मान बुज़दार साहब पर एक प्रेशर, अवामी प्रेशर भी है कि ये नाहल हैं, ये कोई डिलीवर नहीं कर पा रहे, तो एक नई बहस शुरू थी कि इसके बाद इसका मुतबादल कौन होगा। तो 2 मुतबादल सामने आ रहे थे, एक तो अलीम खां थे और दूसरे थे चौधरी परवेज़ इलाही साहब। चौधरी परवेज़ इलाही साहब इनको अपने रास्ते की रुकावट समझते थे और संडे के दिन इमरान खान साहब जो लाहौर तशरीफ़ लाए, उसमें उनसे शिकायत की गई कि अलीम खान ने एक पैरेलल पंजाब हुकूमत बनाई हुई है और वो आपको याद होगा कि 90 शाहराह पे कोई 2-3 माह पहले भी
ये बहस जावेद हुई लतीफ़ थी साहब- या इनकी तरफ से? जावेद लतीफ़ साहब, ये जी जी। आपकी जो गुफ्तगू है उसमें सवाल ये पैदा होता है कि क्या परवेज़ लाई साहब ने इमरान खान को कह के और इमरान खान ने चेयरमैन नैब को कह के अलीम खान को गिरफ्तार करवा दिया? जी हामिद मीर साहब, हाँ। ना तो आप इतने सादा हैं और ना ही मैं भी इतना सादा हूँ। मैं तो बहुत ही गुजारिश सादा हूँ। ये है कि मैं तो जिससे- यही जो समझ आई है मैंने पूछ इतने लिया नहीं। आपसे। चले, मैं डॉक्टर नफीसा शाह साहब के पास चलता हूँ। डॉक्टर साहब ये बताएं कि लेकिन मैं अगर एक सेकंड जी। हामिद मीर साहब, मैं ये गुजारिश कर दूं, अगर इजाजत दे दें तो। जी। इजाजत अगर आप दें तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये खेल और है, और इसको 3 एंगल से देखा जाए। एक तो परवेज लाई के रास्ते की रुकावट, दूसरा ये देखा जाए कि इमरान खान साहब एक वक्त के बाद अपने एटीएम को फारग कर देते हैं, वो तरीन साहब हों, वो स्वाति साहब हों या आज अलीम खां हों। और तीसरा मैं एक आखिरी इस हवाले से ये कहूँगा कि जो शेख रशीद साहब कहते हैं ना कि मार्च में झाड़ू फिरने वाला है, और वो झाड़ू तो फिर एक साइड पे नहीं भी ना फिरता, दूसरी साइड पे भी वो झाड़ू को लेकर जाता है। ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये किसी तौर पर आज जो कुछ हो रहा है ये मुनासिब नहीं चले, है। आपकी तरफ से अलीम खान साहब की हिमायत इस तरह की गई है कि अलीम खान साहब को आपने मजीद नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। आप उसकी हिमायत इस तरह कर रहे हैं कि परवेज लाई भी उनके खिलाफ हो जाए, इमरान खान भी उनके खिलाफ हो जाए। अच्छा, डॉक्टर नफीसा शाह साहबा, आपको लग रहा है कि अलीम खान साहब की गिरफ्तारी के बाद अब नैब जो है वो उसने अपनी गैर जानबदारी साबित कर दी है, और अपोजिशन ये नहीं कह सकती कि जनाब सिर्फ अपोजिशन के रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जाता है? जब साद रफ़ीक अरेस्ट हुए थे, उनका प्रोडक्शन ऑर्डर जब जारी हुआ, उन्होंने जब पहले अपनी तकरीर की पार्लियामेंट में, तो उन्होंने ये इंकशाफ किया कि अब अंदेशा ये है कि बैलेंसिंग एक्ट किया जाएगा और पीटीआई के कुछ लोग भी अरेस्ट होंगे। अब वो कोई तकरीर आप निकलवा लें जी, वो तो ये एक इम्प्रेशन ज़रूर है कि हम लोग ये कंप्लेन बिल्कुल कर रहे थे कि डबल स्टैंडर्ड्स हैं, अब भी कर रहे हैं, हुकूमत की अपनी हिकमत अमली में डबल स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन ये एक तासुर ज़रूर जाएगा कि क्या ये बैलेंसिंग एक्ट है कि ऑपोजिशन को थोड़ी बहुत आप लॉलीपॉप दिखाएं कि देखें हमारे भी लोग अरेस्ट हो रहे हैं। पहली बात, जो इम्प्लिकेशंस हैं इसके, आप कह रहे हैं कि इसके मनफी होंगे या पॉजिटिव होंगे, बिल्कुल मनफी इसलिए कि पहले तो इनका ये नैरेटिव ये था कि जी हम तो जी बिल्कुल ठीक हैं, हमारे में कोई ख़राबी नहीं है, बाकी सब लोग करप्ट हैं। अब ये इनका सेकंड एटीएम जो है ये फॉल गाय समझें या ये अरेस्ट हुए हैं, करप्ट खुद हैं नहीं है, वो तो टाइम साबित करेगा। लेकिन अगर ये अरेस्ट हुए हैं तो फिर ये एक स्टोरी बनाना कि हमारे लोग सब ठीक हैं और बाकी सब ख़राब हैं, तो ये भी इमरान खान के अपनी पॉलिटिक्स में एक बहुत लंबा, एक बड़ा मैं समझती हूँ कि डेंट है। तो ये दो इसके ज़रूर पहलू हैं अलीम खान के अरेस्ट। लेकिन ये किस्सा जो है अलीम खान से अलीमा खान तक अभी बहुत बहुत इनके बड़े बड़े जो हैं लोग जो करप्शन के इल्ज़ामात में हाजिरियां दे रहे हैं। आगे आने वक्त में ये देखा जाएगा कि उनके साथ क्या होता है। अच्छा, और फिर ये डोगर साहब की एक बात को मैं रिस्पॉन्ड करूंगी। डोगर साहब ने ये कहा कि ये हाजिरियां जी अटेंड करते थे। देखिए, ये कौन इस वक्त अगर सिर्फ आप सिंध प्रोविंस में देख लें तो कई सारे सेक्रेटरी लेवल के लोग, अबाउट 170 लोग, बिटवीन 150-170 लोग अरेस्ट होंगे इसमें, जिसमें छोटे मुलाजिम, बड़े मुलाजिम, सेक्रेटरी लेवल के लोग, मिनिस्टर लेवल के लोग, स्पेशल असिस्टेंट लेवल के लोग, वो अरेस्टेड हैं। कौन उनमें से हाजिरियां नहीं अटेंड कर रहा था? तो ये कहना कि हाजिरियां अटेंड करना, ये तो अभी इनका एक अरेस्ट हुआ है, लेकिन आने वाले वक्त में क्योंकि पावर इनके पास है तो ये सारी चीजें जो हैं और इनकी एक्सपोज होंगी। अच्छा, अब हम जरा आपको सुनवाते हैं कि वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन साहब जो हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले हमारे प्रोग्राम में चेयरमैन नैब के बारे में क्या कहा था।
इनको अच्छी तरह पता है कि इमरान खान का जो हेलीकॉप्टर का केस है 27 लाख रुपए का जो उन्होंने बनाया हुआ है उसमें भी चार्जेस फॉर्मलाइज नहीं हुए। और मैं ये समझता हूँ कि ये नैब की टोटल जाती है जो इन्होंने ये केसेस जो हैं वो रखे हुए हैं। ये तौहीन कर रही है नैब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की, पाकिस्तान के सिस्टम की जो अभी तक ये चला रहे हैं, इनको ख़त्म करने नहीं। तो अगर वज़ीर-ए-आज़म की तौहीन है तो अपोजिशन लीडर की तौहीन नहीं है? उसकी क्या तौहीन है? अच्छा चीमा साहब एक मिनिस्टर साहब जो है वो भी कह रहे हैं कि नैब का रवैया जो है वो ठीक नहीं है, तो इसका मतलब है कि कुछ रिजेंटमेंट तो है, कैबिनेट में भी है और अरकान पार्लियामेंट में भी है। रिजेंटमेंट बिल्कुल होगी, रिजेंटमेंट होनी चाहिए। असल मसला मेरा सवाल और है मीर साहब कि पहले आप ये डिटर्मिन करें कि इस मुल्क में करप्शन हुई है कि नहीं हुई। अगर हुई है तो किसने की है? अगर आज मुझ पे केस बनाएंगे, मैं सुबह कहूँगा जी कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है, मेरे साथ जुल्म हो रहा है। किसी और भी पीपल्स पार्टी के लीडरान पर केस बने कि जी नवाज शरीफ साहब ने केस बनाए, जनरली उसमें गलत केसेस भी, फॉल्स केसेस भी होंगे। मैं किसी को डिफेंड करने या किसी के ऊपर एलिगेशन लगाने नहीं बैठा। मेरा मकसद सिर्फ एक आम पाकिस्तानी का अमीर साहब कि कभी कभी तो इस मुल्क की लीडरशिप जो है वो आंसरेबल हो, वो जवाबदेह हो। नैब अगर गलत काम कर रहा है तो आप सुबह अपोजिशन के साथ मिलकर ख़त्म कर दें नैब को, चेंजेस ले आए अगर आप समझते हैं। लेकिन मुझे ये बताएं क्या आपने मादर पिदर आज़ाद करने इस करप्शन की सिस्टम को? अगर तो हमने मादर पिदर आज़ाद करना है फिर तो ठीक है, फिर तो हम करें। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि वो उनसे पाक साफ आदमी इस मुल्क में, उनको पता ही नहीं कि उनके बच्चे क्या कारोबार करें, वो तो इतने मासूम है कि उनको इल्म ही नहीं है। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है, उनके पास अपना डिफेंस मौजूद है। पीटीआई में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो क्वेश्चनेबल हैं। हमारी जमात में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो क्वेश्चनेबल हैं। अगर सुबह मुझे एक इदारा क्वेश्चन करता है कि भाई आओ बताओ ये चीज़ कहाँ से लाई है, तो मैं इसको अपनी तजलील समझूं, इसको अपनी बेइज्जती समझूं कि अगर मुझसे पूछा चले ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लेकिन तो एक बात जो अभी एक बात जो जवेद लतीफ साहब ने कही है, ये थोड़े दिन पहले भी उन्होंने कही थी, मेरा ख्याल है। देखिए मैं उसका एक मिनट जरा उसकी वजाहत हो जाए, जरा सुन लें कि जवेद लतीफ साहब ने कुछ दिन पहले भी ये बात कही थी, जरा क्या कहा था। ये उस्मान बुज़दार साहब की कुर्बानी होने वाली है और ये चौधरी परवेज़ अलाई साहब जो हैं वो इनके अगले कैंडिडेट हैं। इसी तरह इसी चौधरी परवेज़ अलाई साहब को आपके भी कुछ एमपीएस ने अपनी हमायत का यकीन दिलाया हुआ है। मैं एक अर्ज कर दूं, देखना ख्याल करना कहीं वही ना फॉरवर्ड ब्लॉग बना दें। मैं एक अर्ज, मरकज में भी इमरान खान साहब के पांव से इसी साल जमीन निकलने वाली है। परवेज़ अलाई साहब वाला देखें बात यह है, एक बात तो मैं चौधरी पता नहीं मियाँ साहब को क्या आज उस्मान बुज़दार, एक तो इनके जेन से, दिमाग से, दिल से परवेज़ अलाई नहीं निकलता, वो इस तरीके से इनके जेन पर छाया हुआ है। मैं एक बात बिल्कुल ऑन एयर कह रहा हूँ कि अगर उस्मान बुज़दार को पीटीआई ने भी चेंज करने की कोशिश की, वी विल रीविजिट आवर अलायंस विद पीटीआई। वी विल रीविजिट आवर अलायंस। ये क्या बात कर रहे हैं कि परवेज़ अलाई चीफ मिनिस्टर बन रहा है, परवेज़ अलाई चीफ। भाई अगर इमरान खान ने गलत फैसला किया था, बुज़दार की चॉइस गलत थी, तो वाई शैल पीपल ऑफ पंजाब सफर? कि आप हर 2 महीने के बाद एक नया चीफ मिनिस्टर ला रहे हैं, क्यों? हमारा कसूर था, हमने कहा था उस्मान बुज़दार कुछ वजीर आला। तो इसका मतलब है कि ये जो जवेद लतीफ साहब बार बार कहते हैं कि उस्मान बुज़दार की जगह पे परवेज़ अलाई साहब आएंगे, तो दरअसल वो उस्मान बुज़दार को मजीद पक्का करवा रहे हैं। मजीद पक्का, और ये करवाएं हमें अच्छा, क्योंकि हम तो उनके साथ है, इसलिए जवेद लतीफ साहब नहीं, एक और बात कर दूं। वजीर आजम इमरान खान साहब जिस जगह जाते हैं उस्मान बुज़दार की अपनी चॉइस को डिफेंड करते हैं। ठीक है, हम उनके एलाइज हैं, ठीक है, हम उनके पार्टनर्स हैं। हम उस्मान बुज़दार को उसी तरह, ये इनकी ख्वाब ख्याली है, हर वक्त साजिश, तकरीबकारी, फलाना कैंडिडेट, फलाना, ये कत्तन ऐसी कोई बात अच्छा, नहीं। अब जवेद लतीफ साहब वी आर विद उस्मान बुज़दार, और अगर उस्मान बुज़दार को पीटीआई ने भी चेंज करने की कोशिश की, कम से कम पाकिस्तान मुस्लिम लीग अपना अलायंस रीविजिट करेगी पीटीआई। अच्छा जवेद लतीफ साहब, ठंड पै गई है तुहानू, पक्के हो गए जे उस्मान बुज़दार साहब। मेरी गल सुन लो मीर साहब, ये बात दुरुस्त है कि हर हाल में वो कुछ डिलीवर करें ना करें, इमरान खान साहब उसी को बुज़दार साहब को ही रखना चाहते हैं। मगर मैं एक गुजारिश कर दूं कि चौधरी परवेज़ अलाई साहब जो हैं, मेरी अर्ज सुन लें, मेरी अर्ज सुन लें। तारक बशीर चीमा साहब मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं, मगर मैं एक गुजारिश जो कर रहा हूं, मैं जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं
कि जहाँ कहीं फैसले होते हैं वहाँ मिन्नत समाज चौधरी साहबान ने की हुई है, और वो चौधरी साहब कैंडिडेट हैं पंजाब में, और चौधरी साहब ने अपनी लॉबिंग की, और ये कड़ी है। अच्छा, ये अलीम खान का आज निकलना उस बात की कड़ी है। और दूसरी बात मैं अर्ज करता जाऊं, ये माने या ना माने, अगर चौधरी साहब खुद ना बन सकें तो फिर वो ये चाहते हैं कि फिर बुज़दार साहब ठीक है, क्योंकि हुकूमत फिर वो चला रहे अच्छा, हैं देखिए पंजाब की, और अब आपने मौजूद बदल दिया है, मौजूद बदल दिया कमजोर आदमी। आमिर डोगर साहब का टाइम थोड़ा सा दे रहा हूँ, मैं उससे उधार मांग लेता चले ले ले जी। हाँ, क्योंकि मेरा काम है, देखिए मैं अलाई हूँ गवर्नमेंट का, मैंने गवर्नमेंट को डिफेंड करना है, मैंने प्राइम मिनिस्टर को डिफेंड करना, मेरी अखलाकी जिम्मेदारी बनती है। इन्होंने क्या है कि जहां कहीं फैसले होते हैं, चौधरी साहबान ने वहां मिन्नत अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाई हुई है कि हमें कंसिडर किया जाए। पहली बात तो यह है कि एज पॉलिटिकल वर्कर इनको पता होगा, मुझे नहीं कम अज कम पता कि फैसले कहां पर हो रहे हैं, कहां पर नहीं हो रहे। फैसले तो अवाम करते हैं। नहीं, अगर तो अवाम करते हैं तो फिर भाई हमारी पंजाब असेंबली में 10 सीटें हम डिजर्व ही नहीं करते चीफ मिनिस्टर। आज इन्हों का घर पूरा करके भेजांगा। अगर तो फैसले अवाम करते हैं तो फिर हमारी 10 सीटें हैं, वी डोंट डिजर्व इट। और अगर कहीं और होते हैं, अगर कहीं और होते हैं स्पीकर तो जितनी दफा चीफ मिनिस्ट्री, प्राइम मिनिस्ट्री शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को मिली है, किस किस तरीके से ये दरखास्तें जमा करवाते रहे, वो भी आज जरा आश्कार। जी आप बताएं जी, उस्मान बुज़दार साहब इतने ही पॉपुलर है पीटीआई में जितने के क्यू लीग में पॉपुलर है? यकीनन जी, देखें ये उस्मान मीर साहब एक सेकंड के लिए बात कर रहे हैं साहब, हम भी बैठे हैं राहों में। देखें ये उस्मान बुज़दार साहब, डोगर साहब प्लीज। और हमारी गवर्नमेंट की ये अच्छाई है कि हमारे अलाइज जो हैं हमसे ज़्यादा डिफेंड कर रहे हैं, और उस्मान बुज़दार साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है, इनके अपने जहन की इख्तरा है, चौधरी साहब की अपना इनका तबसरा है। अगर ये अलीम खान की भी सपोर्ट कर रहे हैं, कोई ये हुब्बे अली में नहीं कर रहे, बुग़्ज़ माविया में कर रहे हैं। हमने तो इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा किया कि 6 महीने में हमारे 3 वज़ीर जो है वो रिज़ाइन कर गए। बाबर अवान साहब पे नंदीपुर केस चला, वो रिज़ाइन कर गए। हमने कोई विक्ट्री के निशान नहीं बनाए, कोई ये नहीं कहा कि मर गए, लुट गए, ज़्यादती हो गई, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, इमरान खान चेयरमैन नैब बना हुआ, हमने तो नहीं कहा जो कुछ ये कह रहे हैं। फिर उसके बाद आप देखें कि आज़म स्वाति साहब ने रिज़ाइन किया, अलीम खान साहब ने आज बड़े इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा किया। तो हम तो कानून और नैब को हर तरह से ये कह रहे हैं कि जो कानून है, जो उसके रास्ते हैं वो अपनाएं। ठीक है। और हम कोई ये तो नहीं कह रहे कि भाई दिलवाए ना ख्वाजा साहब रफीक से, एहतसाब ना हो, हम तो एहतसाब चाहते हैं। अच्छा, अब मुझे हमारा तो एजेंडा ही एंटी करप्शन है। मुझे डॉक्टर नफीसा शाह साहब के पास जाना है, लेकिन एक वक्फा भी लेना है। इससे पहले मैं 3 फरवरी को जो हमने प्रोग्राम किया था परसों, उसका थोड़ा सा मैं फॉलोअप देना चाह रहा हूँ। आपको याद होगा 2 फरवरी को बलूचिस्तान के शहर लोरा लाई में एक पॉलिटिकल वर्कर थे अरमान लूनी, उनकी मौत वाक़या हो गई थी। तो उस पर उनकी जो पार्टी हैं, उनके जो लवाकीन हैं, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि उनको पुलिस जो है उसने तशद्दुद करके हलाक कर दिया। इस पे जो उनके साथी ने, जिसने पुलिस थाना सदर लोरा लाई में दरख्वास्त दी, हमने उसका मौक़िफ़ भी दिया था। लेकिन अब जिस पुलिस अफसर पे इल्ज़ाम है, उन्होंने कल 5 फरवरी को एक तहरीरी बयान जो है वो मुतलका हुकाम को दिया है। तो मेरा ख्याल है उनका भी मौक़िफ़ आना चाहिए। ये जो है अताउर रहमान तरीन साहब जो हैं, उन्होंने ये बताया है कि उस दिन जिस दिन ये वाक़या हुआ 2 फरवरी को, तो उस दिन शाम तकरीबन 6:40 पर उन्हें मोबाइल फ़ोन पर SHO सैयद नासिर शाह की कॉल मसूल हुई, और उसने बताया कि वो लाउड स्पीकर एक्ट में गिरफ़्तार एक मुलजिम एमल खान तोखई को गिरफ़्तार करने जब रहीम खान क्लब पहुंचा, तो वहाँ पे उसके हमरा PTM के दीगर 120-130 अरकान भी मौजूद थे, और उन्होंने उनको गिरफ़्तार नहीं करने दिया, मुज़ाहमत की। तो ज़ेरे दस्तखती ने हुक्म दिया कि हालात ख़राब ना किए जाए, नफरी को वापस बुलाया जाए। और फिर बवक्त 6:50 पे सैयद नासिर शाह ने उनको बताया कि PTM का एक कारकुन अचानक रश में बेहोश हो गया था, जिसको PTM के कारकुन अज़खुद अपनी प्राइवेट गाड़ी में सिविल अस्पताल लोरा लाई ले जा रहे हैं, और दौरान डॉक्टरी मुलायजा वो जहाँ भाग हो गया है। और वहाँ पर मज़कूरा के जिस्म के ज़ाहरी और बैरूनी मुआयना करने के बाद सिविल अस्पताल लोरा लाई के MS डॉक्टर फ़हीम ने बतलाया कि मरहूम के जिस्म पर कोई तशद्दुद का निशान नहीं पाया गया।
आगे चल के वो कहते हैं कि इसी असना में मुतवफ़ी के लवाकीन और PTM के कारकुनों ने मरहूम का जस्द खाकी एहतजाज के तौर पर बादशाह खान चौक और बाद में पुलिस थाना सदर के सामने रखा। और जब हमने उनको मशवरा दिया कि आप इसका पोस्टमार्टम कराएं तो उन्होंने वो राज़ी ना थे, मगर अगले रोज़ सुबह 8 बजे पुलिस थाना सदर से इतला मिली कि मुतवफ़ी मोहम्मद इब्राहिम उर्फ अरमान लोनी को पोस्टमार्टम कराने के लिए कोयटा रेफर कर दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर जो भी सूरत हाल होगी मज़ीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो ये उसका फॉलोअप, अभी तक वैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई। एक वक्फा और वक्फे के बाद हमारी गुफ्तगू जारी है। वक्फे के बाद कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। आज सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैज़ाबाद धरना केस में तफसीली फैसला जारी कर दिया है। बहुत लंबा फैसला है, लेकिन इसके जो कुछ अहम नुकात हैं इंतहाई अहम है, काबिल गौर हैं। इसमें यह कहा गया है कि हर शहरी और हर सियासी जमात को कानून के मुताबिक पुरअमन जलसा जुलूस और एहतजाज करने का हक हासिल है, लेकिन ऐसे मुजाहिरीन जो एहतजाज के दौरान सड़कें बंद करें या प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाएं, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करनी चाहिए। जब रियासत 12 मई 2007 को कराची की सड़कों में बहने वाले खून की जिम्मेदार आला हुकूमती शख्सियात को कटहरे में लाने और सजा देने में नाकाम हो गई, तो इससे तशद्दुद के जरिए मकासद हासिल करने वालों की हौसला अफजाई होती है। ये बड़ी अहम बात है। एक आदमी ऐसा फतवा जारी करता है जिससे दूसरों को नुकसान होता है या दूसरों को नुकसान के रास्ते पर डालता है, तो उस शख्स के खिलाफ पाकिस्तान क्रिमिनल पीनल कोड, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 और इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। यह भी कहा गया कि ऐसे केबल ऑपरेटर जो लाइसेंस याफ्ता नशरियाती इदारे की नशरियात को रोके, उनके खिलाफ भी पैमरा को कवानीन के मुताबिक कार्रवाई करनी चाहिए। आगे चल के कहा गया कि ISI, MI और IB समेत तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियों और ISPR को अपने अपने मैंडेट से तजावज़ नहीं करना चाहिए। वो तकरीर और इज़हार राय की आज़ादी को महदूद नहीं कर सकते। उन्हें नशरियात की इंतजामिया या अखबार की तकसीम में मुदाखलत करने का इख्तियार हासिल नहीं है। इंटेलिजेंस एजेंसियों को उन तमाम अफराद की सरगर्मियों की मॉनिटरिंग करनी चाहिए जिसकी सरगर्मियाँ मुल्क की जोग्राफियाई सालमियत के लिए ख़तरा हों। और आइन मुसल्लह अफवाज से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के किसी भी किस्म के सियासी सरगर्मी में हिस्सा लेने, ये किसी सियासी जमात, धड़े या फ़र्द की मदद करने की सख्ती से ममानत करता है। इसमें अहम तरीन बात जो है ना वो ये है कि जो फतवा जारी करता है उसके खिलाफ क्रिमिनल कोड के तहत या इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टर नफीसा शाह साहबा, ये जो फैज़ाबाद धरना केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आपके ख्याल में इस पर अमल दरामद कैसे हो सकता है? अब फैसले पर अमल दरामद, मुझे नहीं पता कि उसमें कोई ऑपरेटिव पार्ट होता है या नहीं होता। उसको तो डिटेल मैंने नहीं उसकी पढ़ी। ये इसमें डायरेक्शन कहा गया है। 2 पहलू हैं फैज़ाबाद। ये जो मेरे पास सामने जो है ना जी, डायरेक्शन स्पेसिफिक कौन सा डायरेक्शन है? ये जो उन्होंने कहा है कि अच्छा कि ATC कोर्ट में उनको ट्राई करें। हाँ, ये ATC कोर्ट में यकीनन बिल्कुल ये ट्राई उन्होंने कहा है कि one should only support this for the reasons mentioned above, this case is disposed of with the following declarations and directions। ये डायरेक्शन दिया उन्होंने जी। तो फैज़ाबाद धरने में भी एक मुआहदा हुआ और उसके बाद भी इन्हीं शख्सियत के साथ एक और मुआहदा हुआ जो आसिया बीबी के बाद जो जी की बरियत के बाद जो वाक़यात हुए, जिस वक्त हमारे वज़ीर दाखिला जो वज़ीर आज़म है वो मुल्क से बाहर थे, उसके बाद भी एक इसी किस्म का एक अपीज़मेंट का एक डॉक्यूमेंट साइन हुआ और उससे यकीनन एक बहुत बुरा मैसेज गया। लेकिन अच्छी बात है कि अगर कोर्ट जो है उन्होंने इस चीज़ का नोटिस लिया है और अगर वो डायरेक्शन दे रहे हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अब आप एक कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेज जो हुकूमत PTI की बुज़दार साहब की लीडरशिप बहुत अहल, बहुत इफ़ेक्टिव, बहुत साउंड उनकी जो लीडरशिप में जो साहिवाल केस के जो धज्जियाँ बखेड़ी हैं उन्होंने, तो वहाँ पर भी एक क्लैरिटी होनी चाहिए। और इस किस्म के कई और केसेस हैं, मॉडल टाउन भी आप ले लें तो बहुत वेगनेस है मुख्तलिफ केसेस में। जैसे अगेन जुडिशरी जो है, राव अनवार के केस में भी हम यही कहेंगे विदाउट एनी फेयर और दिस थिंग कि उसको भी इम्प्लिकेट इसी सख्ती से हम देखना चाहते हैं कि जुडिशरी करे जैसे इश्यूज जो हैं वो रेज होते हैं। तो ये एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ठीक है। चीमा साहब, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि जो लोग फतवे जारी करते हैं और लोगों की ज़िंदगी को ख़तरात से दो चार कर देते हैं, इनके खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट या पाकिस्तान पिनल कोड के तहत मुकदमात दर्ज होने चाहिए।
हुकूमत अमल दरामद करेगी इस पर? करना चाहिए जी। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी वाज़ेह डायरेक्शन है और जिस तरह डॉक्टर नफीसा शाह साहबा ने अभी कहा है वो मैं उन फुल्ली एंडोर्स करता हूँ, बिकॉज आई पर्सनली बिलीव कि शी इज़ ए वेरी, वो संजीदा किस्म के जो चंद पार्लियामेंटेरियंस हैं, शी इज़ वन ऑफ देम। और ये चाहे राव अनवार का केस हो, चाहे किसी का भी केस हो जी, एनी बॉडी हु इज़ इन्वॉल्व इन क्रिमिनल एक्टिविटी, एंड शी वेरी राइटली सेड कि सानिया साहिवाल को भी मिस हैंडल किया गया। मॉडल टाउन की तो खैर वो तो एक रिकॉर्ड ही टूटा हुआ है। सानिया साहिवाल को उन्होंने कहा बुज़दार साहब ने, जिसने भी किया जी बुज़दार साहब ने किया, पंजाब पुलिस ने किया, जिसने भी किया। देखो ना, किसी की सपोर्ट करने का ये मतलब नहीं है कि आप उसकी गलत या सही पॉलिसियों को आप डिफेंड करना शुरू कर दें। लेकिन एक देखे ना, अब ये सारी चीज़ें डिबेटेबल, उसके ऊपर ये आ गया डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का। अब वो डिबेट खत्म हो जानी है। नाउ दिस डिसीजन इज टू बी डिस्कस्ड। बिल्कुल ठीक है कि जी ये फैसला आ गया है, अब इसको इम्प्लीमेंट करना है। कैसे इम्प्लीमेंट होगा नहीं होगा, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी के ऊपर होगा। अगर तो गवर्नमेंट ने मनोवन इसको इम्प्लीमेंट किया, इसको मतलब शाबाश मिलेगी, ना किया तो नेचुरली वो अंडर डिस्कशन आएगा। आमिर डोगर साहब, मैं समझता हूँ जी बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का, स्पेशली जो उन्होंने 12 मई 2007 का हवाला दिया है। अगर 12 मई 2007 को जिस तरह कराची की सड़कों में बेगुनाह शहरियों के खून की होली खेली गई, वो सारा दिन हमने टेलीविजन पर देखा। अगर उस वक्त, और उस दिन इमरान खान साहब इधर बैठे हुए थे जी, यहाँ पे बैठ के वो कह रहे थे ये सब हुकूमत करवा रही है जी, अगर उन अनासर के खिलाफ उसी वक्त स्टेट हरकत में आती, कानून हरकत में आता, तो शायद उसके बाद ये धरने और इस तरह के मामलात की नौबत ना आती। वो तो यूँ लग रहा था फैज़ाबाद और उसके बाद भी कि जैसे इन लोगों ने, चंद शरपसंद अनासर ने पूरी रियासत को यरगमाल बना के रखा हुआ है। और रियासत की जिम्मेदारी है शहरियों के माल जान कारोबार की हिफाजत करना। और जिस तरह इन्होंने लोगों की अमलाक को जलाया, जिस तरह गाड़ियों को तोड़ा। डॉक्टर साहब, एक वैसे मैं मिसाल नहीं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना, इसकी इब्तिदा में ही पैरा नंबर 4 जो है उसमें उन्होंने ये भी बताया कि जो उनको एक इंटेलिजेंस एजेंसी ने जो रिपोर्ट दी सुप्रीम कोर्ट में पेश की, तो बताया कि ये जो TLP वाले थे, इनको जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उसमें शेख रशीद साहब भी शामिल थे, एजाजुल हक साहब भी शामिल थे, और PTI का जो उलमा विंग है वो भी सपोर्ट कर रहा था, और पीपल्स पार्टी के एक मुकामी रहनुमा शेख हमीद साहब भी सपोर्ट कर रहे थे। वैसे ही मैंने कहा नहीं, वेरी अनफॉर्चुनेट है जी। लेकिन अब कम से कम इस फैसले के बाद ATC कोर्ट्स को भी डायरेक्शन मिल जाएगी और उसके बाद ये फैसला एक बड़ा डॉक्यूमेंट बनेगा फ्यूचर के लिए। बहुत बड़ी सपोर्ट मिल गई है। और जो मुकदमात उनके ज़ेर समात हैं, मैं समझता हूँ अब कानून के मुताबिक उनको उन मुंतकी अंजाम तक पहुँचना चाहिए और उनको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। जावेद लतीफ़ साहब, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया कि जिन लोगों ने ये फतवे जारी किए थे, कुफर के फतवे लगाए और लोगों की जानो माल को ख़तरे में डाला, उनके खिलाफ इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट और क्रिमिनल कोड के तहत मुकदमात दर्ज होने चाहिए। आप इसकी हिमायत करेंगे क्योंकि उस वक्त आपकी हुकूमत थी? मैं बिल्कुल इसकी हिमायत करता हूँ, मगर एक अगर मुझे इजाज़त दे दें 1 मिनट के लिए, तो पीछे जो बात हुई थी ना, मैं उसके दो लफ्ज़ कहना चाहता हूँ। एक तो बात यह है कि साहब वो फिर दोबारा पुरानी डिबेट शुरू हो जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला इतना अहम है, जो इन्होंने, आपकी हुकूमत थी, आप कहते थे कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो उस साजिश को बेनकाब कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट साजिशी नासिर को सजा देने की बात कर रहा है, आप फिर उस्मान बुज़दार के पीछे जा रहे हैं। अच्छा, मेरी नहीं, इनका उस्मान बुज़दार इशू नहीं है, अगर आप इनका परवेज़ अलाई इशू है। जा छोटी सी बात कर ले, इशू परवेज़ अलाई है। चले छोटी सी बात कर ले, सुन लेना, छोटी सी बात अगर इजाजत दें तो। जी प्लीज। मैं ये अर्ज करता हूँ कि जो बात कर रहे हैं ना तारक बशीर चीमा साहब परवेज़ अलाई साहब के हवाले से, तो मैं ये कहूँगा कि परवेज़ अलाई आज अलीम खां का केस सामने रख के परवेज़ अलाई हों, ज़ुबैदा जलाल हों, जुल्फ़ी बुखारी हों, तरीन साहब हों, खटक साहब हों, या दीगर इस तरह के कोई और, क्या सबको गिरफ्तार किया जाएगा? अब आ जाए जो आपने बात की है, वो तो गिरफ्तार ने पाई जी, वो तो अगे गिरफ्तार जे, फिर अलीम खान फिर और कोई और तरह गिरफ्तार करना जे तो भी दस दो। अच्छा, अब मैं ये, अब आपने जो सवाल किया है मैं उस पर आता हूँ जी। देखें, बात यह है कि आज जो फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया उसमें जो कुछ आपने पढ़कर सुनाया और जो कुछ अभी आपने पढ़ के नहीं सुनाया, गुजारिश इतनी है, ये वही बातें हैं जो इस फैसले में आई, और आज जो कि हुकूमत वक्त है वो भी वही बात और काम कर रही है जो हम माजी में कहते रहे।
मगर उसको डॉन लीग्स कह दिया गया, उसको कुछ और नाम दे दिया गया। मैं ये कहता हूं कि जो आपने पढ़ा, पीटीआई के कुछ लोग या बाकी जो लोग थे उसको सपोर्ट करते रहे, मैं ये कहूँगा कि दीनी जमातों अपनी हुकूमतें बनाने और गिराने में इस्तेमाल करना और उनको सियासी मकासद के, हाँ जो दीनी जमात सियासी काम करती है, इलेक्शन में हिस्सा लेती है, लोग उनको वोट दें, वो मुंतखब हो ना हो, वो एक अलग इशू है। मगर किसी जमात को रातों रात बना देना, जिस तरह NA 120 का इलेक्शन था, जिस तरह जैसे IGI बन गई दूसरे थी, वाकयात हुए, जिस तरह IGI बन गई थी रातों यस रात। बिल्कुल मैं कहता हूं, बिल्कुल आप सही कहते हैं, बिल्कुल आप सही कहते हैं। और उस वक्त IGI की शक्ल थी, नाम था, आज कुछ शक्लें और थी, नाम आज कुछ और थे। मैं कहता हूं कि आज़ादाना तौर पर अगर तमाम अदारे काम करेंगे और वोटर्स को आज़ादाना तौर पर आप अपने लोगों को मुंतखब करने देंगे तो ये मसाइल 90% ख़त्म हो जाएंगे और किसी को ये शिकायत नहीं रह जाएगी, बल्कि अदारे मजबूत होंगे, रियासत मजबूत होगी। मगर बदकिस्मती ये है, एक तजर्बे के बाद हम दूसरा तजर्बा करने के लिए दौड़ते हैं और उसके लिए कभी मैं इस्तेमाल होता हूँ, कभी तारक बशीर चीमा साहब होते हैं, कभी कोई और हो जाता है, कभी पीपल्स पार्टी का कोई हो जाता है। ये तारक बशीर चीमा साहब तो इस्तेमाल नहीं हुए, मुझे पता है। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। डॉक्टर नफीसा शाह साहब के पास चलते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी सवाल ये है कि आप जानती हैं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब जो है उनको लाहौर में सर्विसेज अस्पताल में रखा हुआ है और डॉक्टरों का एक बोर्ड जो है उसने कहा है कि इनको पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मुंतकिल किया जाए, लेकिन नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं नहीं मुझे जेल भेजो। तो वो कह रहे हैं मुझे जेल भेजो और शेख रशीद साहब बार बार कहते हैं ये डील करना चाहते हैं। तो आप ये नहीं समझती कि नवाज शरीफ साहब ने ये जो अब एक नया मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मुझे जेल भेजे, मुझे अस्पताल में नहीं रहना, तो इससे जो शेख रशीद साहब का दावा है कि ये डील करना चाहते हैं वो दावा गलत साबित हो गया? देखिए, इस पे तो ज़्यादा PMLN कमेंट कर सकते हैं, लेकिन बहैसियत एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अगर उनके हेल्थ इश्यूज़ हैं तो उनको ट्रीटमेंट देनी चाहिए। केस के बारे में मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये केस अगेन नैब, इस वक्त नैब ने अरेस्ट किया है अलीम खान साहब को। इतनी बड़ी JIT लंबी चौड़ी पनामा इशू पर बनी, लेकिन नैब ने क्या किया उसका, और फिर ये सारे वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज जब बरियत हुई या तकरीबन बरी हो गए हैं वो मुख्तलिफ केसेस में या उनके बेल हो चुके हैं, तो अब जब यही होना था तो क्या फिर इस सारी वायुमंडल का एंड रिजल्ट क्या होता है? जो आप अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, तो इतनी रैंडम नैब के पास जो इतने सारे अख्तियारात हैं, रैंडम अरेस्ट्स करते हैं, वो केसेस बनाते हैं, वो अब शर्जील मेमन का आप केस देखें, अब एंड ऑफ द डे जब बेल्स हो जाते हैं, ये स्टैंड नहीं करते कोर्ट ऑफ लॉ में, तो दिस रिफ्लेक्ट्स टेरिबली ऑन नैब और पूरी जो एंटी करप्शन का जो सारा ड्रामा है इस मुल्क में, जो सिलेक्टिव जस्टिस है इन माय व्यू। चले चीमा साहब, अब आखिर में ये बता दें कि बुज़दार साहब की तो अब हमायत कर रहे हैं, उनकी भी पंजाब से है, जनूबी पंजाब सूबा जो है वो कब तक बन जाएगा? हमारी तरफ से सूबा बन जाए जी, हमें तो खुशी होगी अगर जनूबी पंजाब सूबा बन जाता है। देखिए हमारा, लेकिन आप उसका हेडक्वार्टर कहाँ रखना चाहते हैं? मैं उसका हेडक्वार्टर भी मुल्तान में रखना चाहता हूँ, क्योंकि हम इनका हिस्सा नहीं बनना चाहते, हम इनका हिस्सा बनना नहीं चाहते, हम अपना सूबा चाहते हैं, अपना अलहदा सूबा चाहते हैं। हमें जनूबी पंजाब से ना कोई इख्तलाफ है, ना इनके हेडक्वार्टर पे कोई इख्तलाफ है, ना इनके पॉलिटिकल। देखें ना, मेरा मुकदमा बड़ा आसान है, बड़ा सीधे साधे लफ्ज़ों में है कि जनूबी पंजाब का एक सियासतदान बताएं, एक सियासतदान जिसने पूरे पाकिस्तान पर हुकूमत न की हो, ये जनूबी पंजाब की बेहतरी नहीं कर सके, उसमें इस्लाह नहीं कर सके। आज से 20 साल पहले तक, 20 साल तक की मैं बात नहीं करता, उससे पहले की एक स्टेटमेंट ला दें जिसमें जनूबी पंजाब के अलहदा सूबे का ये मुतालबा कर रहे हो, कोई नहीं है। हमने 1970 में तहरीक चलाई, हमारे लोग शहीद हुए, लोग गिरफ्तार हुए। 2 अरकान कौमी असम्बली, मियाँ निज़ामुद्दीन हैदर मरहूम और मखदूम नूर मोहम्मद हाशमी मरहूम, ये जो खुसरो बख्तियार साहब आज हमारा भाई है, ये जनूबी पंजाब के चैम्पियन बने हुए हैं, इनसे पूछिएगा इनका मखदूम नूर मोहम्मद हाशमी साहब के साथ क्या रिश्ता था। उन्होंने 1973 के मुतफ़िका आइन पर इसलिए दस्तखत नहीं किए थे दोनों MNAs ने कि इसमें बावलपुर के साथ धोखा हुआ है। ठीक है, उस वक्त की अब एक बात, आखिरी बात मैं और कर लूँ।
देखिए सूबा नहीं बनने जा रहा, नहीं बनेगा, नहीं बनने जा रहा। क्यों कि आइन में एक तरीकाकार वजह है, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ नहीं है हमारे पास, हुकूमत के पास न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ नहीं है, अपोजिशन के साथ मिलके बन सकता है, अदरवाइज नहीं बन सकता। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम जा रहे हैं सेक्रेटेरिएट बनाने। भाई जब सेक्रेटेरिएट ही बनाना है, सूबा बनना ही नहीं है, तो एक की बजाय यार 2 बना दो, 3 बना दो। इतने ओएसडी फिर रहे हैं पंजाब में, 2 उधर भेज देना, क्या फर्क पड़ेगा। जी डॉगर साहब, तो ये तो बात ही खत्म कर दिया है। चीमा साहब ने कहा कोई जनूबी पंजाब सूबा नहीं बन रहा, सिर्फ सेक्रेटेरिएट बन रहे हैं। देखें जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो जनूबी पंजाब की अवाम के साथ ये वादा है, भावलपुर के साथ कि हमने जनूबी पंजाब, भावलपुर के साथ भी है कि हमने जनूबी पंजाब सूबा बनाना है, और उसका हमें इलेक्शन में रिस्पॉन्ड भी मिला। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 30 कौमी असम्बली की सीटें जीती, 46 में से जनूबी पंजाब में, बशमूल भावलपुर डिवीज़न के। अब ये 3 डिवीज़न है, भावलपुर, मुल्तान और डीजी खान। भावलपुर सूबे की जो बात करते हैं, भावलपुर रियासत एक बहुत बड़ी रियासत थी, 1690 में वो कायम हुई। सर बहादुर खान दोम ने वो रियासत चलाई, और आखिरी सर सादिक पंजम 1955 तक वो रियासत रही। 46,000 किलोमीटर रकबे पे वो रियासत थी। लेकिन अब वो रियासत आज के अगर पाकिस्तान में देखें तो सतलुज के उस पार सिर्फ 3 ज़िलों के ऊपर वो रियासत रह गई है, उसकी कोई इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं बनती। वो तो बाद की बात है ना। अभी तो चीमा साहब ने ये कहा है कि जनूबी पंजाब सूबा भी नहीं बनना, सिर्फ सेक्रेटेरिएट बनना है। जनूबी चीमा साहब हमारे भाई हैं, हमारे अलाइज हैं, हमने इनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना है। भावलपुर की अवाम, रहीम यार खान और भावल नगर की अवाम भी ये चाहते हैं कि जनूबी पंजाब ही सूबा बने। चले जी, आज ये तय हो गया। वो अगर भावलपुर के अवाम ये रेफरेंडम करवा ले, वो वायबल हो, ये रेफरेंडम करवा ले, अगर भावलपुर के अवाम जनूबी पंजाब के साथ जाना चाहते हैं तो जनाब जो चोर की सजा। अच्छा, अब मैं अर्ज करूं, ये आप समझते हैं कि भावलपुर के अवाम जनूबी पंजाब के साथ नहीं जाना चाहते? एक छोटी सी मिसाल मैं दूं, गालिबन मुझे नहीं याद, चीमा साहब ने भी शायद भावलपुर सूबा महाज से इलेक्शन लड़ा था। बाकी जितने लोग भावलपुर सूबा के आज इत्तेहादी जो नहीं, ये चीमा साहब ने नहीं लड़ा था, उन्होंने नहीं लड़ा, मेरा ख्याल उन्होंने नहीं लड़ा, मैं इसलिए कह रहा हूँ। बाकी जिन लोगों ने भी लड़ा है, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हमारी पार्टी के भी मेंबर हैं, नहीं, वो मैं उनकी जमानतें जब्त हो गई थी भावलपुर सूबे के नाम पे। अगर चीमा साहब आज इलेक्ट हुए हैं, ये कायद आज़म लीग और अपनी जात की बुनियाद पर बने हैं, नहीं, जिस आदमी भावलपुर सूबे की हमायत में नहीं बने। नहीं, जिस आदमी का आप जिक्र नहीं, मैं ओवरऑल जनरल बात कर रहा हूँ। देखे ना, मैं उस लेवल पे जाके नहीं बताना चाह रहा कि वो किस तरह बने, वो तहसील नाज़िम किसने बनाया, वो किस तरह बने, ये बातें देखें ना, यहाँ करने वाली नहीं। देखा जी, हमने इनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने हैं। सही, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं ही नहीं तो दूर क्या करने हैं? वो कह रहे हैं बनना ही नहीं है सूबा। सर बनेगा इंशाल्लाह। 3.5 किस तरह बनेगा? अपोजिशन साथ है, क्या बनेगा? कंसेंसस करेंगे पार्लियामेंट में, कंसेंसस अच्छा जी, करेंगे। जवेद लतीफ साहब आखिर में बता दें, करके बनाएंगे आप कंसेंसस करेंगे। और पहले मरहले पे हम जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बनाने जा रहे हैं, जो जवेद लतीफ साहब शुरुआत है, सपोर्ट करेंगे। इन्होंने जो जनूबी पंजाब सूबा बनाने का जो एक नारा था, वो एक सियासी नारा था, इलेक्शन नारा था, इन्होंने लगाया। अगर ये उसमें संजीदा हैं तो हमने बिल पेश किया है अपोजिशन ने, सबसे बड़ी जनूबी पंजाब सूबा बनाने के लिए भी, भावलपुर सूबा बनाने के लिए भी। डॉगर साहब कह रहे हैं कि सबसे बड़ी साजिश आपने की है। जी, रुकावट है जो जनूबी पंजाब और भावलपुर। इसका मतलब है कि फिर ये सही कर रहे हैं। मीर साहब, अगर हमने साजिश किया तो बिल आप ले हैं भाई। मियां साहब एक सेकंड, उसको बेनकाब कर रहे हैं साजिश को। इमरान खान साहब के 3 जलसे भावलपुर के, 3 जलसे, मैं अगर आपको वीडियो क्लिप्स दे दूं कि जी सब झूठ बोल रहे हैं, भावलपुर को सूबा मैं बनाऊंगा, ये कहा है इमरान खान साहब जी 3 जलसों में। पहली बात मैं क्लिप चलाऊंगा। नहीं, उसके बाद इन्होंने सीनियर एडिटर्स को बुलाया। हाँ। उसमें बात करते हुए वजीर आजम साहब ने कहा कि स्विट्जरलैंड लाहौर से छोटा मुल्क है, और उसके 25 वैसे तारक बशीर चीमा साहब सच्चे हैं। Why can't Bahawalpur be a province? Why can't Bahawalpur be a province? तो इसका मतलब है कि 2 सूबे बनेंगे। ये वज़ीर आज़म साहब के अपने अल्फाज हैं। देखें, बात सुने, पीटीआई की 25 अगर 2 की हुकूमत जो है, एक वो सूबे जो में है सेनेट की नशिस्तें आएंगी, वो सियासी पॉइंट 25 एमपी बनाएंगे, जो सेनेटर्स बनाएंगे, 17 एमएनए, इसका मैं जवाब दे दूं। अर्ज है कि हमने बहुत सारे पहलुओं का जायजा लेना है। आप भावलपुर को, आप भावलपुर देखे ना, 20 सेनेट की सीटें हैं पंजाब, 25 में से जनूबी पंजाब का हिस्सा निकलना है।
उसमें से यार अगर एक कैबिनेट की हमारी नहीं, हम बनेगी तो हमें दे सारी देना, दे रहे हैं। हमें दे देना। अच्छा, तो मेरा वक्त आपको खत्म हो गया है, सारी लेकिन दे इस रहे पे हैं। मजीद गुफ्तगू कर लेंगे। Yes, हम चाह रहे मजीद हैं कि गुफ्तगू कर लेंगे। consensus आपका करके बहुत बहुत बनाएंगे। शुक्रिया जवेद लतीफ साहब, आपका भी शुक्रिया। डॉक्टर नफीसा शाह साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में लग रहा है कि हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो जनूबी पंजाब सूबे पे कुछ इख्तलाफात हैं, बातचीत अगर की जाए तो हो सकता है कि मामला तय हो जाए। लेकिन वफाकी वजीर चीमा साहब कह रहे हैं कि ना 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 जनूबी पंजाब सूबा नहीं बनेगा, इजाज़त दीजिए। वो कह रहे हैं डोगर साहब कह रहे हैं जरूर बनेगा, चीमा साहब कह रहे हैं अकेला नहीं बनेगा, अगर जनूबी पंजाब सूबा बनेगा तो बावलपुर भी सूबा बनेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह।